अमेरिकी संविधान दिस लेक्चर जो है, ये लेक्चर जो आपको सिखाएगा वो आपको शायद यूट्यूब पे कहीं ना देखने को मिले। मेरे पहले ही आते ये शब्द आपसे हैं कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर तमाम लेक्चर आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, बट इस लेक्चर के जैसा आपने कोई लेक्चर नहीं देखा होगा। ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूँ, ये गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये वीडियो दरअसल कितने एजेंडे में बटा होगा। सबसे पहले ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए है, यानी कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकता है, इंग्लिश का भी देख सकता है। मैं दोनों ही भाषाओं में आपको विदित कराऊंगा और ज्ञात करवाऊंगा कि किस तरीके से लेक्चर को मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो एजेंडा रहेगा वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है वो सबसे पहले तो कुछ यूँ रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा अमेरिका के संविधान से। उसके बाद उसकी इतनी सारी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं जो अमेरिका की जो आर्टिकल फर्स्ट है जो कि लेजिस्लेचर पे है, यानी कि लेजिस्लेचर यूएसए का कैसे काम करता है ये बताऊंगा। उसके बाद जो है अमेंडमेंट प्रोसेस क्या है ये भी बताऊंगा। और तत्पश्चात जो मोस्ट फेमस है, जैसा कि 2024 आ रहा है, इलेक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंट के हैं, वो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा बनेगा, बट जो भी बनेगा आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो मैं जो कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 4 जुलाई 1776 में जो है 4 जुलाई 4 ऑफ जुलाई 1776 में जो है अमेरिका ने अपने आप को अमेरिका की 13 स्टेट्स थी जो ब्रिटिशर्स के गुलाम में थी, उन 13 स्टेटों ने या 13 स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो 26 जनवरी 1930 को हमारे रावी नदी के तट पर मोतीलाल नेहरू जी ने जो है इंडिपेंडेंट इंडिया को घोषित कर लिया था। वैसे ही अमेरिका ने भी यही किया। 4 जुलाई 1776 को उन 13 स्टेटों ने, उन 13 कॉलोनी ने जो ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। और घोषित करते ही उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को एज ए रूप में मना लिया। फिर 1783 में जो है 1783 में संधि होती है। जैसे 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, वैसे ही अमेरिका को रियल आज़ादी 1783 में मिलती है, यानी कि 1783 में मिलती है, जब ब्रिटिशर्स मान गए कि चलिए मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, 13 कॉलोनी को आज़ाद कर देता हूँ। और उन 13 स्टेट्स ने डिसीजन लिया कि अब हम जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाएंगे। ये देखिए जो पार्ट चल रहा है इस वीडियो का, वो इंट्रो पार्ट चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एजेंडा फर्स्ट है जिसका नाम है इंट्रो। तो अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। 4 मार्च 1789 से 4 मार्च 1789 में जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिवली अप्लाई हो जाता है। और यदि यूएसए की बात की जाए तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा 4th लार्जेस्ट एरिया में है, जिसका जो एरिया है वो दुनिया का सबसे 4th लार्जेस्ट है। ये इसको सुपर पावर कहा जाता है। क्यों सुपर पावर कहा जाता है वो भी देखिए, आप समझ लीजिए। सुपर पावर हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी के स्रोत हैं। जैसे आप इराक, ISIS संगठन, ये सब पैदाइश तो इसी की हैं। तो इसके पास जो है एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है और इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। अगर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के उसमें तुलना में देखोगे तो इसके बहुत बड़े रिजर्व भंडार हैं जो इसने जो है जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, वहाँ से जो है इसने उठाए हुए हैं। वहीं पे इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी पाई जाती हैं यूएसए के पास। और जो सबसे बड़ी चीज़ इसको सुपर पावर बनाती है वो है इसके ट्रूप्स। इसके दुनिया में ऐसा शायद ही कोई स्थान होगा जहाँ पे इसके ट्रूप्स ना पाए जाते हों। मतलब किसी को पहले जो है मारो, कचरो, उसके बाद जो है वहाँ की उसकी थोड़ी सी जगह ले लो, वहाँ पे अपने ट्रूप्स को छोड़ दो, ताकि भविष्य में अगर कोई भी दंगा छिड़ता है तो वहाँ पे अमेरिका के ट्रूप्स तैनात रहेंगे। इसलिए अमेरिका के ट्रूप्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये तो था इंट्रो का पार्ट। ये हमारा पहला फेज था जिसमें मैंने आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में छोटी सी इंट्रोडक्शन करवाई। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बात करो तो 13 स्टेट थे, 13 कॉलोनियाँ थीं जो 1783 में ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गई थीं। ब्रिटिशर्स ने जो है मान लिया था कि आप आज़ाद हो जाइए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन 4 मार्च 1789 को इफेक्टिवली अप्लाई हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या हैं। जो 4 मार्च 1789 को जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया इफेक्टिवली, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैं आपके लिए बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आया हूं, जितनी शायद ही किसी ने डिटेल में चर्चा की होगी। तो अब आ जाता है हमारा सेकेंड पार्ट। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जरा जब देख लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इसकी विशेषताएं क्या है, इस अमेरिकी संविधान की विशेषताएं।
तो अमेरिकी संविधान की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो अमेरिकी संविधान जो है एक एक करके हम बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसकी सबसे पहली बात यह है कि ये तो रिटन है, यानी कि रिटन है और साथ में जो है ये कंसाइज भी है, यानी कि लिखित है और ये जो है संक्षिप्त है, यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसने कहा? ये कहा है ब्राइस लॉर्ड ने। ब्राइस लॉर्ड एक विद्वान हुए थे जिन्होंने कहा था कि ये सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वाकई में है, लिखित संविधान भी है और इसमें 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स। लेकिन जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अभी जो हूँ कम आर्टिकल्स इसमें रखते हैं, 7 आर्टिकल्स रखते हैं और जिस हिसाब से टाइम बदलता जाएगा विद द चेंज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें जो है सुधार करते रहेंगे। जो कांग्रेस वहाँ की होगी, जो संसद होगी, वो वहाँ पे सुधार करती रहेगी। तो हमें इसमें बड़े संशोधन अभी करने की जरूरत नहीं है, हमें ज़्यादा आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में उसका स्केलेटन डिजाइन किया गया था 7 आर्टिकल्स को डाल करके। तो 7 आर्टिकल्स ही मात्र इसमें हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसमें मात्र 448 आर्टिकल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 448 यानी कि 448, और जबकि अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। लेकिन वो 7 अनुच्छेद काफ़ी बड़े बड़े हैं, मैं आपको भी पढ़ाऊंगा भी, तो ध्यान से सुनिएगा। 27 संशोधन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पिछले 200 सालों में हो चुके हैं, 27 और हमारे मात्र इसे 70 साल हुए हैं लगभग। और हमारे संविधान में संशोधन 106 हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। तो ये तो था इसका। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये अमेरिका का संविधान है वो बहुत रिजिड है। रिजिड इन द सेंस, रिजिड का मतलब ये होता है कि दुनिया का बहुत कठोर संविधान है, मतलब इसमें कोई भी संशोधन करना बड़ी टेढ़ी खीर है, अमेंडमेंट करना। क्यों कठोर है? क्योंकि इसमें 2/3 और प्लस 3/4 का जो है रेटिफिकेशन चाहिए होता है। मतलब 2/3 मेंबर ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस में आपको बता दूं इससे पहले कि कांग्रेस अमेरिका का, जैसे अपने इंडिया में सदन पार्लियामेंट है, वैसे अमेरिका में कांग्रेस है। और कांग्रेस के वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। तो ये जो है अमेरिका के हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ सीनेट, सॉरी 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट के जो है 2/3 यानी कि टोटल कांग्रेस का 2/3 मेंबर को पास करना पड़ेगा किसी भी अमेंडमेंट को। और उसके बाद जितने भी स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं, उनका 3/4 स्टेट को भी जो है पास करना पड़ेगा, तब जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। मतलब कितना टफ चैलेंजिंग काम है ना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरीके के अमेंडमेंट या कई तरीके के बिल पास करने के तरीके, तौर तरीके बताए गए हैं, 9-10 तरीके हैं। लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन बस एक ही तरीका है, वो है ये कि अमेरिका का जो कांग्रेस है वो 2/3, अमेरिका के दोनों हाउसेस 2/3 से पास कर दें। और अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स, आप कहोगे अभी मैं 13 बोल रहा हूँ, तो 13 बोल रहा स्टेट था, अब 50 स्टेट कैसे हो गए? दरअसल अमेरिका शुरुआत में 13 ही स्टेट थे, 13 स्टेट्स ही थे, लेकिन बाद में अमेरिका जो है 50 स्टेट्स में बदल गया। और भी अमेरिका की बहुत सारी टेरिटरी हैं जो है काउंट नहीं की जाती हैं, बट अमेरिका बहुत बड़ा है, मैं आपको बता दूं। तो अमेरिका का संविधान जो है 2/3 कांग्रेस से पास होना चाहिए किसी भी अमेंडमेंट के लिए, और 3/4 किस आधे स्टेट्स के 3/4, मतलब जितने स्टेट्स हैं उसका 3/4 स्टेट्स जब पास करेंगे तब जाके कोई अमेंडमेंट होता है। मतलब कितना बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बात की जाए तो अमेरिका की जो सोवरेंटी है, इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोवरेंटी है वो कहाँ से आती है? सोवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में संप्रभुता कहाँ से आती है? तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ोगे तो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में मिलता है कि हम जो है पीपल ऑफ अमेरिका, मतलब जो है ये अमेरिका की जो सोवरेंटी है, वहाँ की संप्रभुता का जो स्रोत है वो जनता है, पब्लिक है, ठीक है। आगे बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है वो अमेरिका में है। देखिए अमेरिका में सुप्रीमेसी किसकी है? वो अमेरिका में सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। और अमेरिका में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, मतलब संविधान की सर्वश्रेष्ठ है, तो संविधान अगर सर्वश्रेष्ठ होगा तो जज सर्वश्रेष्ठ होंगे, यानी कि न्यायालय सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए मैं अभी आपको सुप्रीमेसी ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आगे भी आपको पढ़ाऊंगा सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल। तो अमेरिका में संविधान की भी बहुत बड़ी इज्जत है। और अमेरिका में संविधान, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर में आता है, संघ है वो, और फेडरल का सीधा सा मेन मुद्दा यही होता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में संविधान ही सर्वोपरि होता है, और इसलिए अमेरिका में संविधान बहुत सर्वोपरि है। जबकि अपने अगर इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे संविधान उतना ताकतवर नहीं है, मतलब है बट उतना ताकतवर नहीं जितना अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? उसके पीछे जिम्मेदार है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, जो कि अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। और एक बहुत और मैं आपको बता दूं कि ये संविधान की सुप्रीमेसी आई कहाँ से। तो अमेरिका में जो है 1787 में ये जब संविधान अंगीकार किया जा रहा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान जो है इसको जो है अंगीकार किया गया था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान। और संविधान के विरुद्ध अगर आप कोई भी आचरण करते हो, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो, समाज देश का कोई भी व्यक्ति हो, तो वो कोई भी कानून होगा अगर वो संविधान के विरुद्ध होगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध होगा तो वो तुरंत इलीगल ठहराया जाएगा। वहीं पे अगली बात करें तो मैं आपको बता दूं जो अमेरिका का संविधान है वो फादर ऑफ फेडरलिज्म है। क्या है? फादर ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद का पिता, फादर ऑफ फेडरलिज्म है, मतलब संघवाद का पिता है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, क्यों पिता है? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, दरअसल कोई भी स्टेट जो है कई तरीके का हो सकता है, वो फेडरल हो सकता है, यूनिटरी हो सकता है, जैसे अमेरिका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो हम फेडरल हैं बट यूनिटरी भी हैं, दोनों हैं। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन प्योर फेडरलिज्म है। प्योर फेडरलिज्म क्या होता है? दरअसल प्योर फेडरलिज्म का मतलब होता है कि फेडरलिज्म एक ऐसा स्टेट होता है, फेडरलिज्म का जो जिक्र है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5, 6 और 4 में किया गया है। फेडरलिज्म के बारे में अमेरिका का आर्टिकल 4, 5, 6 ये अमेरिका के फेडरलिज्म के बारे में बताते हैं। और अमेरिका का जो फेडरलिज्म है वो ऐसा है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट के जो राइट्स हैं वो अलग अलग हैं। सेंटर और स्टेट के अपने अपने मामले हैं, जैसे 3 लिस्टें होती हैं, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और कॉन्करेंट, इंडिया के केस में स्टेट लिस्ट राज्यों के पास है, सेंट्रल लिस्ट केंद्र के पास है और कॉन्करेंट लिस्ट केंद्र के पास है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो सेंटर के पास ना होकर के वो राज्यों के पास है, यानी कि ये प्योर फेडरलिज्म दिखाता है। मतलब जो बचे हुए विषय हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार जो है, बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार यहाँ पे सेंटर के पास नहीं है बल्कि राज्यों के पास है, और यहाँ पे ज़्यादा ताकत राज्यों को दी गई है, जो कि एक फेडरलिज्म का बेहतरीन एग्जाम्पल है। और इसको जो है फादर ऑफ फेडरलिज्म भी कहा जाता है। अच्छा, फेडरलिज्म के और क्या फीचर होते हैं? एक तो उनके तीनों विषयों का डिवाइडेशन हो और सबसे ज़्यादा ताकत स्टेट को मिले। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट की ताकत इसमें स्टेट को मिली है, स्टेट लिस्ट की तो स्टेट को मिली है, सेंटर की तो सेंटर को मिली है, लेकिन कॉन्करेंट की इंडिया में सेंटर को मिलती है, बट यहाँ पे कॉन्करेंट की जो है स्टेट को मिली है। ये फेडरलिज्म का बड़ा हिस्सा है। और क्या है? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखा हुआ है, रिजिड है, कठोर है, इसलिए भी फादर ऑफ फेडरलिज्म कहा जाता है। और क्या है? जुडिशियल रिव्यू है यहाँ पर। देखिए, किसी भी फेडरलिज्म का हिस्सा होता है जुडिशियल रिव्यू, जो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बड़ा यूनिक बनाता है और फादर ऑफ फेडरलिज्म भी कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बाइकैमरलिज्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीयता, मतलब 2 सदन है यहाँ पे, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड दूसरा है सीनेट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। कैसी डेमोक्रेसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। मतलब यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधित्वक, मतलब किसी को आप चूज करोगे फिर वो जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा जा करके, मतलब आप डायरेक्ट नहीं किसी को जो है प्रतिनिधि आपका होता है, बल्कि इनडायरेक्ट। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो इनडायरेक्ट बनता है, तो इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जैसे वहाँ पे आप इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है डेलीगेट्स को चुनते हो, उसके बाद वो डेलीगेट्स अमेरिका के प्रेसिडेंट को चुनते जा करके हैं, इसलिए आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हो, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो कि इंडिया में भी है। और डबल सिटीजनशिप है।
डबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि यहाँ पे दुई नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। मतलब आप एक तो सिटीजनशिप आपको, जैसे इंडिया में सिटीजनशिप एकल है यानी कि सिंगल है, सिर्फ सेंटर की मिलती है, बट अमेरिका में स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है और सेंटर की भी होती है, मैं आपको बता दूं। और क्या है, यहाँ पे जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है तो जुडिशियल की भी तो सुप्रीमेसी रहेगी, जुडिशियल की सुप्रीमेसी। जी हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? सुप्रीम कोर्ट यहाँ की बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? दरअसल मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 है जो बात करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं चलता है, वो चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन की लिबर्टी यदि किसी कानून के बनने से आहत होती है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लिबर्टी, उसकी लाइफ यदि किसी कानून के बनने से आहत होती है और वो संविधानवाद की जो धारणा है उसके विरुद्ध जाती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ द लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द लॉ, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस कानून को जो है वाइड करार कर देगी। वाइड करार का मतलब ये नहीं होता है कि कानून को गलत कर देगी, कानून को खत्म कर देगी। नो, वाइड का मतलब होता है दरअसल जुडिशियल रिव्यू। आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल नंबर 13 पड़ता है, 13 आर्टिकल नंबर 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि कोई भी कानून यदि वो विधि सम्मत नहीं है, विधि के विरुद्ध है या विधि के किसी नियम का जो है विरुद्ध जाता है, तो वो कानून उस सीमा तक, विद लिमिट टू द एक्सटेंट टू द लॉ ऑफ दैट लॉ, मतलब उस सीमा तक, उस लिमिट तक वो कानून जीरो हो जाएगा। पूरा कानून जीरो नहीं होगा, जहां तक उसमें खराबी है वहां पे जीरो हो जाएगा, उसका शून्य अस्तित्व हो जाएगा। ये होता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द लॉ। तो ये चीज आप समझे कि अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी क्यों इतनी महान है, क्योंकि वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, जबकि इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब लॉ में जो लिख गया वो हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप नहीं जानते होगे तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया की जुडिशरी है ना, वो भी काफ़ी मज़ेदार है, और उसने भी समय के साथ साथ बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स स्थापित की हैं। इंडिया की जो जुडिशरी है, आप कहोगे इंडिया की जुडिशरी में तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चलता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जुडिशरी ने भी एक बार एक केस में ऐसा ही किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ द लॉ, उसने भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक फिलॉसफीज होती हैं, जो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है कभी कभी अपनी ताकत का प्रयोग करके दिखा देती है कि भूल मत जाना, ऐसा मत समझ लेना कि हम बस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से चलते हैं, हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी उठा सकते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कर सकते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू हमारे सुप्रीम कोर्ट कभी कभी कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, ऑन द कंटेंट ऑफ द लॉ। कंटेंट मैटर करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। अच्छा, और क्या है? दरअसल यहाँ पे जो है, मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। ये दरअसल किसी व्यक्ति ने मजाक में कह दिया है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका की जो जुडिशरी है वही कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वही जो डिसाइड करती है वो, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी बहुत ताकतवर हो जाती है। ये मैं आपको बता दूँ, वो कुछ भी बता करके बहाने आपको जो है उल्लू बनाएगी। तो ये मजाक में बात कही किसने थी? ये कही थी फ्रैंक फर्टर ने। तो ये फ्रैंक फर्टर है जो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ये संविधान है। आगे अगर बात करी जाए तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब सीमित सरकार। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब सरकार ये नहीं कि अनलिमिटेड पावर। सरकार का मतलब होता है, शासन का मतलब ये होता है कि शासन लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा शासन जो है प्रशासन सब संभाले है। तो यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो जॉन लॉक, दरअसल ये जो बात है ना लिमिटेड गवर्नमेंट, वो जॉन लॉक के वर्डों से इंस्पायर है। जॉन लॉक जो है विद्वान हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो शासन एक न्याय मात्र है। शासन एक न्याय मात्र है। रूल इज ओनली जस्टिस। मतलब शासन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कि आप सर्वोच्च शक्ति हो, मतलब आप सुप्रीम पावर हो। शासन का मतलब है न्याय दिलाना। शासन का मतलब न्याय है, ना कि सर्वोच्च शक्ति। ये जॉन लॉक कहते हैं। और जॉन लॉक कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट ही होनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा पावरफुल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता भी चलेगा कि गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं बन सकती है। फिलहाल वैसे देखा जाए तो अमेरिका का प्रेसिडेंट होना एक बहुत बड़ी बात है और वो पूरी दुनिया का किंग होता है, आप ऐसे मान लीजिए, लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। जॉन लॉक कहते हैं, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील भी होगा कि जो सर्वोच्च शासन है वो एक न्याय है, ना कि सर्वोच्च शक्ति है। रूल इज ओनली जस्टिस, नॉट इज द सुप्रीम पावर। एंड अगली विशेषता की बात की जाए तो नेक्स्ट विशेषता इसकी है कि अमेरिका का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वहाँ पे चलती है। इसमें होता क्या है कि प्रेसिडेंट के विरुद्ध, जैसे इंडिया में अगर प्रेसिडेंट को हटाना चाहो या सरकार को गिराना चाहो तो अब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। जैसे बहुत सारे मोशन होते हैं संसद में पेश करने के, तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। आप प्रेसिडेंट को अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटा नहीं सकते हो। ये है इसकी ताकत, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़, ना ही ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रिटेन और इंडिया की तरह अपनी सीनेट के प्रति या अपने हाउसेस के प्रति, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे इंडिया में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, यहाँ पे उत्तरदायी नहीं कुछ होता है। बट हाँ, यदि आप कोई एक्सटर्नल, जैसे प्रेसिडेंट अगर कोई एक्सटर्नल ट्रीटी, वार या फिर कुछ भी साइन करता है एक्सटर्नल मैटर में, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले प्रेसिडेंट को अपने सीनेट्स को बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा वैसा किया है। और यदि आपने नहीं बताया तो बाद में जो है वो अमेरिका के सीनेट जो है उसको पास नहीं करेगी और फिर जो है प्रेसिडेंट का काम बेकार हो जाएगा और प्रेसिडेंट की फिर कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए सबसे पहले प्रेसिडेंट को, अगर कोई बड़ा काम इंटरनेशनल लेवल पे आप कर रहे हो, सबसे पहले सीनेट को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि भैया ये हम काम तो कर दे रहे हैं, ज़रा बिल पास कर देना। लेकिन अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल? जी हाँ, इसका एग्जाम्पल वुडरो विल्सन सिद्धांत। अगर आपने अब देखा हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है, जो वुडरो विल्सन के सिद्धांत के आधार पे लीग ऑफ नेशंस बनी थी, उसमें यही तो मामला था। अमेरिका के प्रेसिडेंट साइन इन तो सब करके चले आए, बाद में पता चला सीनेट तो मानी नहीं, उसको बताया नहीं। तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला अगर बात की जाए तो अमेरिका में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए रखे हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार कहाँ से आए, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट किसी भी आर्बिट्रेरी पावर को, जैसे सरकार जो है आपके ऊपर कुछ उल्टा सीधा करे तो आपके भी तो कुछ राइट है, आपकी भी कुछ डिग्निटी है, तो उस डिग्निटी, उस फंडामेंटल राइट यानी कि आपके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 35 से आर्टिकल 12 तक, पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स का जिक्र मिलता है। लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ये फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए 10वें, 10th, 13th, 14th, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं। अच्छा, अगली बात की जाए, अगली बात है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, ये क्या होता है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर को भी वरीयता मिली है, प्रायोरिटी मिली है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल ना हो जाए, जैसे एक सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि कोई भी देश हो उसमें 3 कैटेगरी होती हैं, 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरी होती है हमारी जुडिशरी। इन तीनों को अलग होना चाहिए, इन तीनों को एक दूसरे के मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि एक ही व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाए। तो अगर मान लो सब लोग अपना अपना काम करेंगे, जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव अपना काम करेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाए। इसको रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रयोग किया जाता है। मतलब वो सिद्धांत जो ये देखे कि एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की ये देखे कि कहीं वो पावरफुल तो नहीं हो रहा है, अगर उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसको चेक्स एंड बैलेंस, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप इसको करना नहीं कहते हैं, इसको देखना कहते हैं कि कहीं वो ताकतवर ना बन जाए, किसी एक की ताकत बहुत ऊपर ना चली जाए। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण भी है, तीनों की ताकतों को अलग अलग बांटा गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? ये जो अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 1 सेक्शन 6 क्लास 2 में ये लिखा हुआ है कि ये तीनों अंग अलग अलग होंगे।
इन तीनों को अलग अलग करने की बात अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 6 क्लास 2 में लिखी हुई है। ठीक है, यही बातें जो है शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको फेडरल और भी बनाता है। और यहाँ पे जो है अमेरिका के जो ये देखिए शक्ति पृथक्करण की पहली बार बात कहाँ से चली थी, तो सेपरेशन ऑफ पावर की पहली बार जो बात है वो चली थी सेपरेशन ऑफ पावर की, वो मॉन्टेस्क्यू की अगर आपको याद हो तो द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें जो है ये शक्ति पृथक्करण की बात लिखते हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको कोट बताना चाहूँगा जो आपके काम आएगा। दरअसल एक विद्वान हुए हैं एक्टन, उन्होंने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है, पावर करप्टस, और असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है, एंड अनलिमिटेड पावर टोटली करप्टस। मतलब शक्ति भ्रष्ट करती है, ये इसलिए कह रहे हैं कि शक्ति का पृथक्करण कराओ, सेपरेशन ऑफ पावर कराओ, इसलिए मैं ये कोट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगला और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये है कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, हालांकि पहले तो एक ही थी, फिर उसमें से एक विंग अलग हो गई, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में बट गया, डिवाइडेशन हो गया। तो अमेरिका में जो है 2 पार्टियां होती हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, एक रिपब्लिक पार्टी होती है। जैसे जो बाइडन अभी आप देखें तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। तो यही 2 पार्टियां जो हैं अमेरिका में 2 दलीय सिस्टम है, जैसे ब्रिटेन में भी 2 दलीय सिस्टम है, ऐसे अमेरिका में भी 2 पार्टी ही जो है इलेक्शन कंडक्ट करती हैं फिलहाल। अब इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट सिरा आ चुका है, और वो है कि लेजिस्लेचर, जैसे किसी भी देश के लेजिस्लेचर का बहुत योगदान होता है। जैसे बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कैसे बिल पास होता है, क्या लेजिस्लेचर होता है, तो हर देश का लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने लेजिस्लेचर को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया है कि लेजिस्लेचर को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अमेरिका का लेजिस्लेचर काम कैसे करता है, क्या तरीके होते हैं, क्या कानून हैं, क्या आर्टिकल्स हैं, क्या मतलब शेड्यूल्स हैं। ये सारी चीज़ें मैं इतने डिटेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप समझ सकते हैं कि मैं आपको देखिए पढ़ाऊँगा अभी। तो अमेरिका का लेजिस्लेचर देखिए कैसे काम करता है, बाकायदा मैं ऐसे हवा हवाई नहीं फेंकता हूँ, तो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग अपने कैमरे की चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ठीक है। तो अमेरिका के अगर लेजिस्लेचर की बात की जाए तो अमेरिका के लेजिस्लेचर का जो जिक्र है, लेजिस्लेचर, सबसे पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि टॉपिक है अमेरिका के लेजिस्लेचर की मैं बात करने जा रहा हूँ। यानी कि अमेरिका का लेजिस्लेचर की बात जो है हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 1 में। अमेरिका का जो आर्टिकल नंबर 1 है उसमें अमेरिका के लेजिस्लेचर के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक धाराएं, सेक्शंस एंड क्लाज, ये सारे के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो अमेरिका के लेजिस्लेचर की बात की जाए तो अमेरिका के लेजिस्लेचर की जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 देखिए, मैं इसे हवा हवाई नहीं बल्कि एक एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा। तो अमेरिका का जो आर्टिकल 1 का सेक्शन 1 है वो कहता है कि लेजिस्लेचर में ही सारी पावर, लेजिस्लेचर पावर जो है वो अमेरिका की कांग्रेस में वेस्ट है। यानी कि लेजिस्लेचर पावर्स किस में है? कांग्रेस में वेस्ट है, समझे? यानी कि अमेरिका की लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं वो कांग्रेस में, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसमें वेस्टेड है। फिर यहाँ पे बात की जाए कि अमेरिका की कांग्रेस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो है आप लोकसभा मान सकते हो और सीनेट को आप जो है राज्यसभा मान सकते हो, राज्यसभा मान सकते हो। लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फिर मेंबर भी ज़्यादा होंगे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो मेंबर हैं वो हैं 438 मेंबर आपके लोकसभा में है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है। और इसमें मेंबर हर स्टेट में, अमेरिका में स्टेट है 50, तो हर स्टेट से मेंबर आएंगे 2-2, यानी कि अमेरिका में सीनेट कितने हैं? 100। यानी कि टोटल आपका जो आंकड़ा हुआ जा करके वो हो गया है 538, समझे? 438 इधर और 100 इधर, तो ये आपका आंकड़ा हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगर क्लास 1 की बात करोगे, सेक्शन 1 क्लास 1, सेक्शन 1 क्लास 2, सॉरी क्लास 2, सेक्शन 1 देखिए, आर्टिकल 1 सेक्शन 1 क्लास 2 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी जो उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए और वो अमेरिका के उस स्टेट में 7 ईयर रहा हो। अमेरिका की जिस स्टेट से वो लड़ रहा है
ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आते कहाँ से हैं? ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वहाँ की स्टेट्स से, समझे। तमाम वहाँ पे जो 50 स्टेट हैं उनमें से चुन के ये जो है वहाँ से आते हैं। वहाँ की जो डिस्ट्रिक्टें होती हैं, जो वहाँ के जिला होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं, वहाँ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट स्टेट पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन, ये इलेक्ट होकर आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी कि ये पूरे देश का संचालन करते हैं। लेकिन जो सीनेट है वो हमारे राज्यसभा जैसे हैं, 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट से 2-2 आते हैं, यानी कि 50 दूनी 100 हो गए, 15 2 जा 100। अब सेक्शन 1 क्लास 2 ये बताता है कि उम्र 25 साल होनी चाहिए, 7 साल उस स्टेट में रहा हो, 7 साल उस स्टेट में रहा हो। इसका मतलब ये है कि उस जिले में मत रहा हो, कोई बात नहीं, जैसे स्टेट के अंदर होते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, जबकि आता ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट का हो, उस स्टेट का होना चाहिए। ये बहुत पते की पॉइंट है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका टेन्योर होता है 2 साल। इसका टेन्योर कितना होता है? 2 ईयर, 2 साल कार्यकाल होता है। कार्यकाल इसका 2 साल होता है मात्र, 2 साल के लिए आता है लोकसभा में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। क्लास 3 क्या कहता है? तो सेक्शन 1 क्लास 3 कहता है, सेक्शन 1 क्लास 3 कहता है कि सेंसस के बेस पे ही जो है रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब यहाँ पे जो है थोड़ा गलती हो गई मुझसे, 535, तो सेंसस यानी कि जनगणना के आधार पे ही उसमें जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग आएंगे, ठीक है। क्लास 4 क्या कहता है? तो सेक्शन 1 क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 1 कहता है कि वैकेंसी होने पे रिट ऑफ इलेक्शन डाली जाएगी, जिसके आधार पे इलेक्शन करवाएंगे। मतलब अगर कोई वैकेंसी निकलती है, मतलब खाली हो जाते हैं ये पद, तो रिट ऑफ इलेक्शन निकलती है, जिसके आधार पे फिर इलेक्शन कराए जाते हैं। इलेक्शन करने का भी तरीका एक यूनिक तरीके से होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। तो इलेक्शन कराने का जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है वैकेंसी पे, वो कहाँ पे लिखी है? सेक्शन 1 क्लास 4 में। फिर क्लास 5 में क्या लिखा है? सेक्शन 1 क्लास 5 में लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो किसी भी सदन का हो सकता है, स्पीकर किसी भी सदन का हो सकता है, बट उसको चूज जो है वो जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे। मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का ही स्पीकर होता है और यही चूज करते हैं, बट वो स्पीकर जरूरी नहीं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो, ये बात याद रखना। और इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि आप जो है, ये इम्पीचमेंट के बारे में भी सेक्शन 1 क्लास 5 ऑफ आर्टिकल नंबर 1 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। जैसे अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें आर्टिकल 161 में मिलता है महाभियोग लगाने का तरीका, लेकिन अमेरिका में महाभियोग कैसे लगता है वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पूर्णतया लग नहीं पाया है। मतलब पूर्णतया जो है हो नहीं पाता है, वो रह जाता है होते होते। जैसे मैं आपको बता दूं कि कई सारे राष्ट्रपति के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दरअसल 2/3 इधर से पास करना पड़ेगा महाभियोग के लिए और 2/3 इधर से पास करना पड़ेगा, बट ये 2/3 कभी भी शामिल हो नहीं पाता है। इधर से तो पास हो जाता है, इधर से नहीं पास हो पाता है और ये आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन पे महाभियोग लगाया गया है, तो उनका नाम जान लेते हैं। तो उनमें से हैं 1867 में एंड्रयू जॉनसन पे लगा था, बिल क्लिंटन पे 1998 में लगा था, और अपने करंट के प्रेसिडेंट की बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप, इन पे 2 बार लग चुका है। और रिचर्ड निक्सन, ये निक्सन वही निक्सन है जो इस अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम में बार बार चांद पे जा रहे थे, भिजवा रहे थे, अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को इतना गति दिया। और रिचर्ड निक्सन वही है जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का फ़ोन नहीं उठाया था, वही निक्सन की बात हो रही है। इन पे भी महाभियोग लगाया गया था, बट महाभियोग लगने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। महाभियोग लगाया कैसे जाता है? 2/3 इधर से पास करवा दो, 2/3 इधर से पास करा दो, महाभियोग लग गया, राष्ट्रपति बाहर। लेकिन कभी भी इधर से तो हो जाता है। देखिए लगता कैसे है, दरअसल आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। अब चार्जेस किस बेस पे लग सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, आपने न्याय की अवहेलना की हो, अब्यूज ऑफ पावर, आपने अपनी पावर का मिसउपयोग किया हो, कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस, यानी आपने कांग्रेस की अवमानना की हो, तो जो है आपके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और वो जो है महाभियोग जो है
यानी कि इम्पीचमेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से चालू होगी और उसके बाद 2/3 से यहाँ पे चार्जेस लगाए जाएंगे, चार्जेस पे वोटिंग होगी। एक एक चार्ज पे वोटिंग होती है कि 10 अगर चार्ज लगे तो 10 चार्ज पे वोटिंग होगी। मेजोरिटी लानी पड़ेगी 2/3 की, 2/3 की मेजोरिटी इधर भी चाहिए, इधर भी उतने ही चार्जेस पे वोटिंग होती है, अलग अलग चार्ज पे वोटिंग चलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप समझ गए। अब बात की जाए आगे, तो अमेरिका का जो है सेक्शन 1 क्लास 2, सेक्शन 1 क्लास 3, सेक्शन 1 क्लास 4, सेक्शन 1 क्लास 5, ये था आर्टिकल नंबर 1 का। अब मैं आर्टिकल नंबर 1 का सेक्शन 7 का जिक्र करने जा रहा हूँ। सेक्शन 7 और क्लास 1 कहता है कि रेवेन्यू बिल, यानी कि रेवेन्यू से संबंधित, पैसों से संबंधित कोई भी बिल है तो वो आएगा सिर्फ यहीं पे। मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मामला जो है, कोई भी बिल जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आएगा। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो आएगा, लेकिन इसमें ग्रेट पावर दे रखी है किसको? सीनेट्स को। इसको क्या, ये मतलब क्या हो गया? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इंडिया का पहले समझ लेते हैं कि अमेरिका में रेवेन्यू बिल जो है उसकी ताकत जो है लोकसभा को दे रखी है, लेकिन राज्यसभा के पास ज़्यादा ताकत है नहीं। राज्यसभा के पास कहाँ है रेवेन्यू बिल में ज़्यादा ताकत होती है। बट यहाँ पे कुछ अलग मामला है। क्यों अलग मामला है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में स्टेट है 50, अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेटों को न्याय कैसे मिलेगा? जैसे यहाँ पे तो पॉपुलेशन के आधार पे आए हैं। मान लो इसमें कोई छोटा स्टेट है, उसको पैसा चाहिए। अब ये बड़ी बड़ी स्टेट जो हैं रेवेन्यू बिल को पास ही नहीं करेंगी, रेवेन्यू बिल को पास ही नहीं करेंगी। तो चूंकि सीनेट में जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 का 50 दूना 100, तो इसलिए जो है रेवेन्यू बिल में जो है ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त है? सीनेट को, क्योंकि सीनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। इससे छोटा स्टेट का अगर कोई रेवेन्यू का बिल है तो वो भी उतने ही इक्वल ट्रीटमेंट से देखा जाएगा जितना एक बड़ा स्टेट का बिल देखा जाता है। इसलिए इसको ग्रेट कंप्रोमाइज ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इन द रेवेन्यू बिल कहते हैं। आप समझे? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग टाइप का है, वहाँ पे लोकसभा को ज़्यादा ताकत, बट यहाँ पे राज्यसभा को दे रखी है ताकि कोई छोटा स्टेट के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए। उसका रेवेन्यू बिल पता चला पास ही नहीं हो रहा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं ग्रेट कंप्रोमाइज। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 7 क्लास 1 में लिखा है। अच्छा, आगे बात की जाए तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनको पॉकेट वीटो मिली है। सेक्शन 7 क्लास 2 पॉकेट वीटो के बारे में बात करता है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेरिका के प्रेसिडेंट की। पॉकेट वीटो क्या होती है? पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी बिल लाया जाता है, अगर कोई बिल पेश किया जाता है और उसको अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो पास नहीं करता है और अगले 10 दिन तक रखे रहता है, उसको पॉकेट में डाले रहता है, मतलब उसमें सहमति ही नहीं दे रहा है, तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। शर्त यह है कि वो संडे नहीं जोड़ा जाएगा यदि बीच में पड़ रहा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ लिखी है बात? ये बात लिखी है सेक्शन 7 क्लास 2 और आर्टिकल नंबर 1 अभी चल रहा है। आर्टिकल नंबर 1 ही अभी चल रहा है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेक्शन 3 की। ये मैंने बात की सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 में जो है आपने देखा, सेक्शन 2 मैंने आपको बताया, सेक्शन 1 के बारे में बात की, सेक्शन 1 के क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, सेक्शन 7 का क्लास 1 से क्लास 2 और क्लास 3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेक्शन 7 का क्लास 3 बात करता है सस्पेंशन वीटो के बारे में। सस्पेंशन वीटो का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया और वो उस पर उसने साइन नहीं किए, उसने कह दिया दोबारा रिकन्सिडरेशन करके लाइए, दोबारा विचार करके लाइए, तो अगर दोबारा वो 2/3 से पास हो जाता है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, मतलब साइन करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये है सस्पेंशन वीटो, या इसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सस्पेंशन और क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, अब इसको जो है मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए, मैंने बात की थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ताकतों के ऊपर, लोकसभा की ताकतों के ऊपर। अभी मैंने नहीं बात की है राज्यसभा यानी कि सीनेट के ऊपर। अब सीनेट के ऊपर कहाँ पे बात की जाएगी? तो सीनेट पे बात की जाएगी सेक्शन 3 में, यानी कि सेक्शन 3 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल नंबर 1 इज सेज अबाउट द सीनेट ऑफ द सीनेट हाउस ऑफ वन हाउस ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब मैं बात करूंगा सीनेट के बारे में। तो सीनेट में जरा देखते हैं सीनेट में क्या होता है। तो ये थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर सारी बातें। इसको जो है मिटा देता हूँ और अगेन मैं आपको बताता हूँ कि सीनेट कहाँ पे।
तो मैंने आपको बताया कि अभी देखिए आर्टिकल फर्स्ट चल रहा है लेजिस्लेचर, जिसमें कांग्रेस मेन भूमिका निभा रही है, हाउस और रिप्रेजेंटेटिव, इसके बारे में मैंने बात कर चुका हूँ। सेक्शन 2 में बात की, सेक्शन 7 की बात की, और अब मैं बात करने वाला हूँ सीनेट की। सीनेट में 100 मेंबर होते हैं और यहाँ पे जो है 435 मेंबर होते हैं, और यहाँ पे 100 मेंबर होते हैं। यहाँ पे जब 100 मेंबर होते हैं तो ये 100 मेंबर जो है इनके सीनेट के बारे में बात की गई है सेक्शन नंबर 3 में। धारा 3 में जो है सेक्शन 3 और आर्टिकल नंबर 1 बात करता है राज्यसभा के बारे में, सीनेट के बारे में। क्या है इनके बारे में जानना, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि इनकी जो क्लाज 1 है, सेक्शन 3 क्लाज 1 कहता है कि इनका कार्यकाल जो है, यानी कि इनका टेन्योर जो है वो 6 साल रहेगा, और 1/3 सदस्य हाँ, तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर रहता है, और 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 पर्सन जो हैं 2 साल में हटते रहते हैं, उनकी जगह पर नए आते रहते हैं, जैसे अपने राज्यसभा में है, यहाँ पे भी तो यही होता है। और ख़ास बात यह है कि क्लास 2 में एक चीज़ और लिखी हुई है, सेक्शन 3 क्लास 2 कहता है वैकेंसी के बारे में। जैसे इसमें कहा था ना वैकेंसी भरो यदि खाली हो, तो ये भी वैकेंसी खाली है भरने का बारे में बताता है कि इलेक्शन करके भरवाओ इसको। ये राज्य से आते हैं, स्टेट से आते हैं। पहले देखिए इलेक्शन नहीं होता था, राज्य नॉमिनेट करके भेजता था, लेकिन अब इलेक्शन होते हैं और 2 स्टेट से जो है हर एक स्टेट 2-2 जो है सीनेट भेजती है, और टोटल हो जाते हैं 50 दूना 100। क्लास 3 क्या कहता है तो सेक्शन 3 क्लास 3 कहता है क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इनकी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर्स, और 9 साल ये उस स्टेट में रह चुके हों, 9 साल जिस स्टेट से ये आते हैं, ठीक है। और सेक्शन 3 का क्लाज 4 क्या कहता है, तो ये कहते हैं कि नो वोट टू वाइस प्रेसिडेंट मतलब ये कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सीनेट चूज़ करेगी, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सीनेट चूज़ करती है, और ये प्रेसिडेंट होता है सीनेट का। जैसे अपने यहाँ पे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे यहाँ पे ये होता है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करना ये सीनेट का काम होता है, और इसका काम क्या था, इसका काम था स्पीकर को चूज़ करना। और जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है वो वोट नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, सीनेट में जो है वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकता है। फिर कब करेगा, वोट तभी करेगा जब वहाँ पे मामला टाई हो रहा हो, ड्रा हो रहा हो। मैच देखा ना, जिसमें अभी फाइनल हुआ था तो टाई मामले पे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वोट कर सकता है, वरना वाइस प्रेसिडेंट को वोट करने का अधिकार नहीं है अगर कोई मामला सीनेट में चलता है तो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 क्लास 5 की। यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में था, और ये कहता है प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर पर खाली जगह पे बचे कार्यकाल के स्थान। मतलब ये कहता है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है डेथ हो जाती है या इम्पीचमेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन 4 साल में होता है, मतलब फिक्स है, 4 ईयर में ही होगा, 4 ईयर। और एक व्यक्ति जो है 2 ही बार बन सकता है। अभी आगे बताऊंगा आपको। अमेरिका का प्रेसिडेंट या तो मर जाता है या तो उसका इम्पीचमेंट महाभियोग हो जाता है, तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति को बैठाने की जो प्रक्रिया है वो सीनेट करती है। वीपी ऑन प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की जगह पे बैठाना बचे हुए कार्यकाल के लिए। यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग वाकया बता दूं कि शायद मैं आगे भूल जाऊं कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो 10 साल तक ही रह सकता है मैक्सिमम। मतलब अमेरिका में प्रेसिडेंट का कार्यकाल तो होता है 4 साल, तो 4 दूना 8। आप इसका गणित थोड़ा सा समझिए कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में मैक्सिमम प्रेसिडेंट के पद पे 10 साल तक ही रह सकता है। जैसे
मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं बीच ही में कि जैसे मान लीजिए मेरा जो है प्रेसिडेंट मर गया, मैं बन गया प्रेसिडेंट, बचे हुए 3 साल के लिए, 1 साल वो कर गया था प्रेसिडेंट और 3 साल के लिए मैं बन गया, ठीक है। तो 3 साल मैंने दूसरे की वजह से मुझे प्रेसिडेंट मिला और एक बार पता चला मैं खुद जीत गया अगले प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो 7 साल मेरा हो गया। यानी कि अगली बार मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि अगली बार अगर मैंने लड़ा तो 7-4 हो जाएंगे 11 और मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यानी कि सीलिंग लिमिट, मैक्सिमम लिमिट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की है वो है 10 साल टोटल। आप उस पद पे रहते हो, फिर वो चाहे किसी के वजह से रहे हो, किसी की वजह से रहे हो, उससे लेना देना नहीं है। अगला सेक्शन 3 क्लास 6, ये क्या कहता है? ये दरअसल जो है इम्पीचमेंट के बारे में कहता है। यहाँ पे भी बताया था अभी आपको इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट क्या है? दरअसल यहाँ पे जब इम्पीचमेंट पास हो जाता है तो यहाँ पे इम्पीचमेंट आता है, और यहाँ पे इम्पीचमेंट पास ही नहीं हो पाता है, ना आज तक हुआ। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट जो है वो 2/3 से तो पास ही होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है कि यहाँ पे जो इम्पीचमेंट है वो यहाँ से सिर्फ पास होकर आता है, यहाँ पे ऐसे नहीं पास हो जाता है। यहाँ पे CJI बैठता है, यानी कि चीफ जस्टिस बैठता है, और वो भी इसमें मीटिंग में शामिल होता है, तब महाभियोग का प्रस्ताव चलता है, आगे बढ़ता है। अच्छा, मतलब बड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती है। जी हाँ। अगला क्लास 7 क्या कहता है? सेक्शन 3 क्लास 7 ये कहता है कि महाभियोग व्यक्ति को उत्तराधिकार से भविष्य, मतलब इसका ये है कि जिस व्यक्ति पर महाभियोग लगा है, इम्पीचमेंट लगा है, वो स्टेट में भविष्य में किसी भी पद पर, एग्जीक्यूटिव पद पे आसीन नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी भविष्य में अगर मान लीजिए मेरे ऊपर इम्पीचमेंट लगा है तो मैं फ्यूचर में अमेरिका के किसी भी एग्जीक्यूटिव पद पे नहीं बैठ सकता हूँ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, मतलब उसके पास पावर है, मुझे रोक सकती है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो राष्ट्रपति को ताकतें मिली हैं अमेरिका में, जो एग्जीक्यूटिव पावर मिली हैं, टू एडमिनिस्टर द लॉ, टू इलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर को जो बैठाया जाता है, मतलब प्रशासनिक मामले जो हैं, आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो राष्ट्रपति के पास पावर हैं प्रशासनिक मामले देखने की, उसमें कोई भी प्रशासन में उस अधिकारी को आप भर्ती नहीं करोगे, नियुक्त नहीं करोगे या भर्ती नहीं करोगे जो है इम्पीचमेंट जिसके ऊपर हो चुका है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये थी आर्टिकल नंबर 1 सेक्शन 3, और ये सारे क्लाजेस आपके सामने रहे। अब बताइए, अब जो है इतने सारे सेक्शन मैंने डिस्कस कर डाले, इतने सारे क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस कर डाले। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े और सेक्शन में डील करता हूँ आर्टिकल नंबर 1 का। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसका आर्टिकल बहुत लंबा है। आप ऐसे मत सोचिए कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इतना संक्षिप्त है। तो चलिए और बात कर लेते हैं इस पर। तो अब मैं बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 4 के बारे में। क्या है ये सेक्शन नंबर 4? अभी देखिए, मैं आर्टिकल 1 पे ही हूँ, और अब मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन नंबर 4 पे। क्या कहता है सेक्शन नंबर 4? सेक्शन नंबर 4 का क्लाज 1 कहता है कि अमेरिका में जो इलेक्शन का डे होगा वो निश्चित होगा, यूनिफॉर्म इलेक्शन डे होगा। और वो इलेक्शन का डे कब होगा? वो नवंबर का पहला मंगलवार होगा। मतलब जब भी अमेरिका में इलेक्शन होंगे वो एक ही तारीख को होंगे, वो है नवंबर का पहला मंगलवार, नवंबर का पहला ट्यूसडे। बट याद रखिए क्या, कि वो ट्यूसडे तब आएगा जब एक सोमवार निकल चुका हो। मतलब एक सोमवार नवंबर में हो चुका हो तभी ट्यूसडे आएगा। मतलब पहला सोमवार नवंबर का निकल चुका हो तब उसका अगला जो ट्यूसडे होगा वही जो है अमेरिका का इलेक्शन डे होगा। यानी कि वो तारीख पड़ती है 2 से 8 नवंबर के इर्द गिर्द। ये इसी में पड़ेगी, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाइए घर पर बैठ के पहले। और क्लास 2 क्या कहता है? सेक्शन 4 क्लास 2 कहता है कि जो कांग्रेस है उसका हर साल एक सेशन हुआ करेगा, और वो सेशन कब होगा? दिसंबर मंथ में, दिसंबर का पहला मंडे जो दिसंबर का होगा उसमें कांग्रेस का पहला सेशन होगा।
सॉरी, कांग्रेस का हर साल एक सेशन कम से कम होना चाहिए, वो सेशन दिसंबर के पहले मंडे को होगा। ये है, कहाँ लिखा है, सेक्शन 4 क्लास 4 सेक्शन 4 क्लास 2 ऑफ आर्टिकल नंबर 1 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, और बताइए सेक्शंस के बारे में। तो चलिए अभी मैं सब कुछ मिटा देता हूँ और यहाँ पे जो है अब मैं आपको थोड़े और सेक्शन से परिचित कराता हूँ, तो आपको और समझ अच्छी खासी बन सके। तो यहाँ पे मैंने अभी बात कर चुका हूँ सेक्शन नंबर 2 के बारे में, सेक्शन 3 के बारे में, सेक्शन 7 के बारे में, सेक्शन 4 के बारे में, सेक्शन 8 के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इतने सारे मैंने आपको सेक्शन करवा चुका हूँ, ये सेक्शन हो चुके हैं। अब मैं इस पे आया हूँ सेक्शन 8 पे। तो सेक्शन 8 जो है वो बात करता है पावर के बारे में, पावर ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है 28 दिसंबर 1885 वाली, ये कांग्रेस की बात हो रही है, वहाँ की पार्लियामेंट की। कांग्रेस की ताकतें ये हैं कि कांग्रेस जो है वो किसी भी युद्ध को डिक्लेयर करना हो, वार डिक्लेयर करना हो, ट्रीटी डिक्लेयर करना हो, संधि करवानी हो, कोई भी मामला अगर है कांग्रेस का तो वो कांग्रेस ही देखती है। मतलब कांग्रेस के पास अच्छी खासी ताकतें हैं। किसी भी कॉमर्स टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, टैक्स कितना क्या किस अनुपात में, किसी पैसे को छापना है, पैसे को जो है बारो करना है, जैसे वहाँ की जो फेडरल बैंक है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, वहाँ पे फेडरल बैंक है, उससे पैसा मांगना है तो वो भी जो है कानून बना करके मांगेगी आरबीआई से। ऐसे नहीं मांग लिया जाता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ये थोड़े ना कि 5 रुपये दे दो। तो पैसे भी मांगना, पैसे को प्रिंट करवाना, पैसे को जो है मैनेज करना, पैसे की कीमत को निर्धारण करना कि $1 का कीमत इतना होगा, उसको भी निर्धारित कांग्रेस ही करती है। किसी भी युद्ध को डिक्लेयर यही करती है। कॉइन मनी की अथॉरिटी भी यही होती है, मनी को रेगुलेट भी यही करती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसका भी कॉपीराइट रखना, और जितने भी कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की रहती है। कांग्रेस काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रेसिडेंट इस कांग्रेस को अपने विश्वास में नहीं रखता है, खासकर सीनेट को अगर विश्वास में अपने नहीं रखता है, तो वो जो है बहुत जल्दी उस पर इम्पीचमेंट चल जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसको दबाव में रहना पड़ता है सीनेट के, क्योंकि सीनेट को आपको कोई भी मतलब इतना भी दबाव नहीं रहता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, बट थोड़ा सा दबाव ये रहता है कि अगर कोई बाहर, अगर घर से बाहर, देश से बाहर अगर कोई साइन इन वगैरह कर रहे हो या कोई ट्रीटी या कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी जानकारी सीनेट को होनी चाहिए। उन्हें बता दीजिए ताकि वो जो है कल को आपसे ये ना कह पाए कि आपने बताया नहीं, आपने सीधे बिना पूछे, मतलब पहले सीनेट को इन्फॉर्म कीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला अब मैं बात करने वाला हूँ सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 9 बात करता है फेडरल पावर सीमाएं, लिमिट्स। मतलब एक फेडरल जो पावर होती है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कितने लिमिटेशंस हैं। ऐसा तो नहीं कहीं बहुत ज़्यादा ताकत इसके पास हो कि कांग्रेस कुछ भी कर दे, ऐसा भी नहीं है। दरअसल हैबियस कॉर्पस, आपको पता हो कि हैबियस कॉर्पस का जो कानून है उसको कांग्रेस किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं कर सकती है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम दिखाने के लिए चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई अंदर इंटरनल कोई रिबेल चल रहा है, विद्रोह चल रहा है देश में, तो कांग्रेस ने कह दिया कि अब जो है कोई भी व्यक्ति जेल में उठा के डाल दो। जबकि इसमें तो आपका मतलब गड़बड़ हो जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया। तो कोई भी व्यक्ति अगर जाता है सुप्रीम कोर्ट और वो कहता है कि विद्रोह चल रहा है, तो क्या हुआ, हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं है? हमें वो व्यक्ति हैबियस कॉर्पस के रूप में रिट जारी कीजिए और वो व्यक्ति सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं है कि हैबियस कॉर्पस की रिट को आप जो है अनदेखा कर दो और सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानो। चाहे कुछ भी देश में चल रहा हो, हैबियस कॉर्पस बना रहेगा, सशरीर उसको पेश करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक, टैक्स जो है आप बिना जनगणना के बगैर नहीं लगा सकते हो, आपको पूरा जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, लेखा जोखा मेंटेन करना पड़ेगा, तब जो है आप टैक्स बढ़ा सकते हो या लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिना मतलब आपको लॉजिक के तहत, बिना लॉजिक के आप टैक्स नहीं कुछ कर सकते हो, ये भी लिमिटेशंस है इसके ऊपर। स्टेट के एक्सपोर्ट पे आप कोई ड्यूटी नहीं लगा सकते हो। स्टेट अगर कोई एक्सपोर्ट करता है तो उस पर आपको ड्यूटी नहीं चार्ज करोगे, लिवाई करोगे।
नो मनी ट्रांसफ़र ऑन ट्रेजरी, ना ही आप जो है पैसे मांग सकते हो ट्रेजरी से बिना कोई कानून के, कानून बनाओगे तब जो है पैसे मांग सकते हो। साइन, और जो है कोई भी टाइटल भी जो है आप नहीं ले सकते हो। अगर देश का कोई भी व्यक्ति टाइटल लेना चाहे तो वो भी नहीं ले सकता है जब तक जो है उसको कांग्रेस की परमिशन ना मिल जाए कि हाँ आप टाइटल ले लीजिए। ऐसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम यही प्रोविज़न है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, सॉरी आर्टिकल नंबर 17 18, आर्टिकल नंबर 18 जो है 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, टाइटल्स का। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सेम कहा गया है कि आप उपाधि तभी ले सकते हो जब हमारी जो कांग्रेस है वो कह दे कि हाँ ले लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 10 की। ये देखिए, फेडरल की पावर लिमिट को बताया गया था कि फेडरल की पावर की लिमिट क्या है और स्टेट की पावर लिमिट क्या है। स्टेट की लिमिट क्या है, ताकतें की लिमिट क्या है, तो वो लिमिट ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है ये किसी जो है स्टेट किसी पे नहीं लगा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब इनको भी वही काम करना पड़ेगा, पूरा तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, फिर लॉजिक तरीके से बहुत ही कसमकस के बाद भले लगा सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टेट भी नहीं लगा सकते। और नो विदेशी संबंध, यानी कि स्टेट जो है कोई विदेशी संबंध नहीं रख सकते। सही बात भी है, ऐसा ना हो कि पता चला आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पार्ट हो, आप अपना देश अलग बनाने चले हो, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। और अपना कोई पैसा भी प्रिंट नहीं कर सकते, अमेरिकन डॉलर ही चलेगा पूरे देश में, यही लीगल टेंडर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अमेरिका की आर्टिकल नंबर 1 के जितने भी सेक्शन थे, सेक्शन 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, इतने सेक्शन के मैंने आपको बात की और आपको बहुत डिटेल में जानकारी हो चुकी होगी ऐसा भी मुझे लगता है। और मैंने बहुत अच्छे से बात कही आपके सामने और ये सारे सेक्शंस मैंने आपको बताए, इंट्रोड्यूस किए। अब मैं थोड़ा सा अब हम लोग जो है अपनी आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे हम डील करने वाले हैं इलेक्शन के प्रोसेस को। यानी कि अमेरिका में जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है ये आपको ज़रा समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो अमेंडमेंट वाला हिस्सा है, यानी अमेरिका के संविधान में संशोधन कैसे होगा, इसके लिए जो बात कही गई है वो आर्टिकल नंबर 5 में कही गई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही मैंने बीच में आपको बता दिया, याद आ गया। अब बात होगी अमेरिका में इलेक्शन कैसे होता है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये काफ़ी विवादित मुद्दा है और काफ़ी समझना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़े बड़ों को ये समझ नहीं आता है कि क्या आखिर मामला है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ये मामला बिल्कुल क्लियर कट एकदम हो जाएगा। तो अब हमारा ये लास्ट एजेंडा है जिसका नाम है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब अमेरिकी संविधान के राष्ट्रपति जो है चुनाव कैसे होते हैं। तो देखिए ज़रा, हम यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने जा रहे हैं 2024 के, क्योंकि आ रहा है ना तो उसी को देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यूएस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, देखिए प्रोसेस का बड़ा कड़वा सा है तो आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ कि मेरा सही लगा कि नहीं लगा। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो काफ़ी पेचीदे होते हैं। कैसे पेचीदे होते हैं, दरअसल ये कई सारी स्टेप्स में होते हैं। जिसमें पहली स्टेप की बात की जाए, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है कि प्राइमरीज एंड कॉकसेस की जाती हैं। देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होता है, मैं आपको बता दूं। उसके पास अपना खुद का जहाज, अपना व्हाइट हाउस, अपना कार, अपना सब कुछ, बहुत पैसा, पूरी दुनिया का ताकत आपके पास है क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, दुनिया का सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हो, लगभग चौथा लार्जेस्ट। तो यूएस का प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ी ताकत है। मतलब ये मान लीजिए कि आप दुनिया के बहुत बड़े सूरमा हो अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो। जी हाँ, आप समझते नहीं हो कि उसके पास कितनी ताकत है। उसके पास सारी टेरिटरी दुनिया में जितनी भी जो वो ऑक्यूपाई छोटे छोटे किए हुए थे, जितने भी ट्रूप्स हैं, जितनी भी एनर्जी है, सब कंट्रोल, सब पे कंट्रोल है। अब सबसे पहले बात कर ली जाए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ये कहाँ से पैदा होता है, कुछ इसका कानूनी दांव पेच खेल लेते हैं। तो आर्टिकल 2 क्लाज 1 अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि इसकी कुछ बनने की शर्तें हैं।
जैसे मैं अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहूँ तो नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये बाई बर्थ होता है, जन्म होना चाहिए मेरा अमेरिका में, और आपकी एज जो है, उम्र जो है 35 होनी चाहिए, तब 35 साल कम से कम उम्र हो, और कम से कम 14 साल, यहां पे ध्यान देना, नॉट कंटिन्यू, मिनिमम 14 ईयर्स आप अमेरिका में रहे हो, मतलब 14 साल कम से कम तो अमेरिका में आप रहे ही हो। और ये 14 साल जरूरी नहीं कि आप लगातार रहे हो, अरे उधर थोड़ा बहुत 3 साल 2 साल 5 साल, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये बात बताना कई लोग भूल जाते हैं, मैं आपको बता दूं। और इसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष होता है, 4 ईयर टेन्योर होता है। और क्यों होता है इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि देखिए अगर आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में अगर आप देखोगे तो उनका भी कार्यकाल एक का 2 वर्ष था, एक का 6 साल था, तो 2 6 यानी कि कोई इवन नंबर ही होना चाहिए, तो इवन नंबर को ही रखा जाता है ताकि वहाँ पे लोग बटेरों वोट एक साथ डाल सकें, तो इसीलिए इसका 4 साल होता है, इवन नंबर ही होगा, ऑड कर देंगे फिर लफड़ा हो जाएगा, तो आगे भी आपको समझ भी आ जाएगा। 4 वर्ष कार्यकाल होता है। अच्छा, क्या 4 साल जो कार्यकाल होता है तो ये 4 साल कार्यकाल बढ़ भी सकता है? यस, बढ़ सकता है। ये कब बढ़ सकता है? ये तब बढ़ सकता है जब वार टाइम हो, युद्ध काल में ये समय बढ़ भी सकता है। जैसे इंडिया के मामले में सेम ऐसा ही है, अगर कोई वार चल रहा है, अगर कोई कैलामिटी है, कोई बड़ी आपदा है, तो आप जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कम होता है, युद्ध के समय में एक्सटेंड कर सकते हो। ये आर्टिकल नंबर 2 क्लास 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। ये थी यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक बातें। अब हम बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट की, जो है कैसे चुनाव वगैरह होता है। तो बहुत मैं शॉर्ट में रखूँगा, ज़्यादा ड्रामा नहीं करूँगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। सबसे पहले तो अमेरिका में प्रोसेस इस तरीके से स्टार्ट होता है। पहली स्टेप में होती हैं प्राइमरी और कॉकसेस। ये क्या होती हैं? प्राइमरी एंड कॉकसेस। प्राइमरी एंड कॉकसेस का मतलब ये होता है कि प्राइमरी में जो, दरअसल देखिए पूरा अमेरिका तैयार है, पूरा अमेरिका तैयार है। पूरे अमेरिका का मतलब कितने लोग तैयार हैं? दरअसल पूरे अमेरिका में जो है बहुत सारे लोग तैनात हैं, तैयार होने जा रहे हैं अमेरिका का चुनाव लड़ने के लिए। अमेरिका का चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। अमेरिका के चुनाव में जो डेलीगेट्स हैं, वो डेलीगेट्स कितने होते हैं ज़रा हिसाब लगाइए, चालू कीजिए। 438 हो गए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, 438 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, सीनेट के 100, यानी कि 538 लोग, 538 लोग टोटल जो है पूरे अमेरिका से जाएंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट को वोट करने। यूएस के जो लोग होते हैं वो अमेरिका को प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं, वो डेलीगेट्स को वोट करते हैं। डेलीगेट्स आप साधारण भाषा में समझ लो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के टोटल मेंबर वही हैं डेलीगेट्स, जो होते हैं 538 टोटल मेंबर होते हैं। 538 का आखिर चुनाव किया कैसे जाए? क्योंकि 4 साल बाद नए नए मेंबर आएंगे कि आज भाई आप इस इलेक्शन में मैं खड़ा होऊंगा, तो उनको चुना कैसे जाए? तो उसकी देखिए लॉन्ग प्रक्रिया होती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने इंडिया जैसा नहीं होता है कि जो है कहीं पे भी एक नेता उठा लिया गया, उसको बना दिया गया, बाद में पता चला कि हाँ बड़े महान व्यक्ति था, अभी तक कहाँ छुपाता रहे, ये तो जेब से निकल पड़ा। तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो है बहुत तरीके से बहुत दिनों तक चलता है, डिबेटें होती हैं, मतलब लोग बोलते हैं, स्पीचेस देते हैं, तब जाके वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो मतलब काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, अपने आप को नेता प्रूव करना पड़ता है। कैसे प्रूव होगे? प्राइमरी के द्वारा, कॉकसेस के द्वारा। प्राइमरी में जो निर्णय है वो वोटिंग के आधार पर लिया जाता है, और कॉकसेस में जो निर्णय है वो डिबेट और डिस्कशन के आधार पर लिया जाता है। मतलब पहले कोई व्यक्ति बोलेगा, अपनी अपनी बात रखेगा, उसके बाद अगर वोटिंग हो गई तो प्राइमरी के तरीके से लिया गया, और अगर डिस्कशन और डिबेट हुई उसके आधार पे अगर जनता ने, जैसे ये जनता में लोग जाते हैं, वो जनता ही उनको चूज़ करती है कि हाँ ठीक है भैया, आप जो है अच्छे लग रहे हो तो तुम्हें जो है इनको चूज़ करना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये समझिए कि पार्टी हैं 2, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिक। तो ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के अपने अपने जो मेंबर हैं
अभी तो 1500 से 3000 लोग जाते हैं, हर जगह से 1500 से 3000 लोग पूरे देश से निकलते हैं। हमें चाहिए कितने? सिर्फ 538 लोग। 100 प्लस 435 प्लस 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के, यानी कि 538 लोग चाहिए, जबकि देश में चल पड़ते हैं 1500 से 6000 लोग, 1500 से 3000 लोग। उनको काट करके हमें लाना है 538 पे। वो 538 इन्हीं प्रोसेस के थ्रू चुने जाते हैं। और इन प्रोसेस से जो है अभी जो है ये दरअसल इनिशियल फेज है, शुरुआत। इसमें अपना अपना काम चालू कर रहे हैं। प्राइमरी और कॉकसेस हो रही हैं, इधर वोटिंग हो रही है, इधर डिबेट एंड डिस्कशन हो रही है, उससे चुना जा रहा है, इधर वोटिंग के आधार पर चुना जा रहा है, लोगों को चुना जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में होती है नेशनल कन्वेंशन। जैसे मान लीजिए यहां पे 3000 लोग थे, जिसमें से 1500 एक पार्टी के थे, 1500 दूसरी पार्टी के थे। शुरुआती फेज थी, 3000 लोग पूरे देश से निकले, 1500 रिपब्लिक वालों ने बनाए और डेमोक्रेटिक वाले ने 1500 बना लिए। लेकिन इनको भी तो काट के भी अलग करना है, तो इनको काट के अलग किया जाएगा नेशनल कन्वेंशन के थ्रू। और नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन में इसको काट करके अपने में से ही चूज कर लेते हैं और कम मेंबर कर देते हैं। तो ये नंबर रह जाता है हमारा कितना? तो ये नंबर रह जाता है हमारा 538। अब आया मामला बैलेंस में, समझे? अब जो मामला है वो बैलेंस में आ चुका है। जी हाँ, अब हमें उतने मेंबर मिल चुके हैं जो हमारे जाएंगे। अब इन्हीं में से जीता आ रही होगी जो होगी। नेशनल कन्वेंशन में ये हो जाता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने सिर्फ उतने ही मेंबर रखते हैं, मतलब इतने सारे हटा दिए गए। क्यों? उन्हीं में से काटा चिट्ठी हो गई कि आधे तो ऐसे सरेंडर कर देते हैं, चलो भैया रहने दो। डिबेट और डिस्कशन होते हैं, डिबेट याद रखिए। फिर चालू होते हैं जनरल, फिर चुनावी प्रचार चलता है, क्या कैंपेन चलता है, रिश्वत ली जाती है। अमेरिका में भ्रष्टाचार बहुत होता है, अमेरिका में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, मतलब इलेक्शन में बहुत ज़्यादा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा नौटंकी किया, आप देखे होंगे। अब स्टेप 3 आती है। ये देखिए, अपने में से ही डेलीगेट्स ने जो 1500 लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जनता ने चूज किए थे, अब जनता ने चूज किए तो अब जनता अलग हो गई। अब ये स्वयं से ही 538 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के निकाल लेते हैं। उसके बाद होते हैं इलेक्शन। ये इलेक्शन कब होंगे? तो ये इलेक्शन होंगे 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में। डिसाइडेड है। कैसे डिसाइडेड है? ये इलेक्शन का दरअसल होता क्या है कि ये 2 से 8 नवंबर के बीच में होते हैं। शर्त ये होती है कि पहला मंगलवार होना चाहिए नवंबर महीने का, लेकिन एक सोमवार बीत चुका हो, पहला मंगलवार हो, तो वो 2024 में पड़ रहा है, वो 2024 में पड़ रहा है 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन, ठीक है। और पहली बार जो है इसमें इलेक्शन होता कैसे है? देखिए, 5 नवंबर 2024 जो है इलेक्शन की तारीख होती है, ये डिसाइडेड होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती किसी भी हाल में, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किस आर्टिकल, किस सेक्शन, किस धारा में लिखा है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस इलेक्शन जो है ये बहुत अजीब तरीके से होता है। इसमें इलेक्शन को ही समझने का मेन प्रोसेस, इसके बाद बिल्कुल मामला क्लियर है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें अपनाई जाती हैं। फर्स्ट पास द वोट, जिसका मतलब ये है, देखिए इन चीज़ों को, ये मैं 2 शब्द जो आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए, यही मेन मुद्दे हैं जो आप अगर समझ गए तो मामला क्लियर। दूसरा है मार्जिनलिटी, बड़े स्टेट, बिग स्टेट वर्सेज स्मॉल स्टेट। क्या है ये मैंने जो लिख दिया है सब क्या है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अमेरिका में जो चुनाव प्रचार है उस पर $3000 ही मैक्सिमम खर्च किए जा सकते हैं। ये कानून है, बट उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और लोग जो है उसका जुर्माना भर लेना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन $3000 से ऊपर चला जाता है आंकड़ा। ये मैंने आपको बीच में बता दिया। अब ये इलेक्शन का तरीका क्या होता है ज़रा पहले ये समझिए, कैसे जो है इलेक्शन को चुना जाता है। तो देखिए, जैसे अमेरिका में स्टेट हैं 50,
अमेरिका में स्टेट हैं 50 स्टेट्स हैं। अब उस 50 स्टेट में मान लीजिए एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जैसे यूपी का भारत का उत्तर प्रदेश, वैसे अमेरिका का कैलिफोर्निया। अब इस कैलिफोर्निया, ये देखिए बहुत बेसिक सिस्टम है, इसको समझ गए तो समझ लो आप अमेरिका का इलेक्शन समझ गए। कैलिफोर्निया की स्टेट है यूपी, अमेरिका का स्टेट है कैलिफोर्निया, जिसमें जो है टोटल जो सीटें हैं वो 55 जाती हैं। 55 कैसे? 53 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की और 2 सीटें सीनेट में जाती हैं। 53 HOR की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, 2 सीनेट को जाती हैं। यानी कि अमेरिका में जो कैलिफोर्निया की सीट पे इलेक्शन होगा वो 55 सीटों पे होगा। अब इन 55 सीटों में आप पहले समझिए, इन 55 सीटों में उम्मीदवार कितने खड़े होंगे? उम्मीदवार खड़े होंगे 110। उम्मीदवार कितने खड़े होंगे? 110। अब इन 110 उम्मीदवारों में समझिए पहले 110 उम्मीदवार क्यों खड़े होंगे। मैं एक स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूं, सेम एग्जांपल सब में अप्लाई होगा। बहुत कठिन चीज है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आराम से समझिए। मैं एक स्टेट का एग्जांपल लूंगा, वही सब में फॉलो होता है, बस एक को समझ लीजिए, सारा क्लियर है मामला, बस इसको देखिए ध्यान से। 55 सीटें जाती हैं कैलिफोर्निया से, टोटल तो होता है 538, बट कैलिफोर्निया से कितनी जाती हैं? 55 सीटें। अब 55 सीटों पे कुछ डेमोक्रेटिक वाले उतारेंगे तो डेमोक्रेटिक वाले 55 लोग उतारेंगे, कुछ रिपब्लिक वाले उतारेंगे, तो टोटल कितनी हो गई? 55 लोग डेमोक्रेटिक क्या है, 55 लोग रिपब्लिक क्या है, तो टोटल लोग हो गए 110। और जनता, अब दोनों पार्टी के मेंबर तो चूज नहीं हो जाएंगे। 110 लोग अगर मैदान में उतरे हैं तो जनता चूज तो इतने को करेगी, उसमें मिक्सचर होगा दोनों लोगों का, कुछ उसमें रिपब्लिक के भी चूज कर लिए जाएंगे, कुछ उसमें डेमोक्रेटिक के भी चूज कर लिए जाएंगे। मान लीजिए इस इलेक्शन डे में 5 नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के इलेक्शन में रिपब्लिक को वोट मिले 55 में से 30 और डेमोक्रेटिक को वोट मिले 55 में से बचे हुए 25। बात को समझिए, रिपब्लिक को वोट मिले 30, डेमोक्रेटिक को वोट मिले 25, मतलब डेमोक्रेटिक के 25 आदमी चुने गए, रिपब्लिक के 30 आदमी चुने गए। बस यही तो खेल है। यानी कि रिपब्लिक के कितने वोट हुए? 30 हुए, डेमोक्रेटिक के कितने हुए? 25 हुए। लेकिन अमेरिका का सिस्टम यह कहता है कि इसके चूंकि वोट ज़्यादा हैं, रिपब्लिक के वोट ज़्यादा हैं, इसलिए ये 55 के 55 वोट के जो उम्मीदवार होंगे वो रिपब्लिक के बैठेंगे। जी हाँ, मतलब इनका अस्तित्व खत्म। मतलब इस जनता ने जो वोट दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब डेमोक्रेटिक के 25 आदमी चूज किए गए, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं शामिल किया जाएगा? क्योंकि मेजॉरिटी में जो है वो रिपब्लिक के मेंबर हैं, इसलिए ये 30 रिपब्लिक के मेंबर चूंकि ज़्यादा हो गए हैं, मेजॉरिटी में हो गए हैं, इसलिए सारी सीटें 55 की 55 कैलिफोर्निया में वो किसके पास चली जाएंगी? वो 55 की 55 सीटें चली जाएंगी रिपब्लिक पार्टी के पास, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी थी। यानी कि यहाँ पे जो है जनता को उतनी वरीयता दी नहीं जाती है, प्रायोरिटी दी नहीं जाती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक की तो 25 सीटें थी, अरे उसको भी तो 25 शामिल करना चाहिए। नहीं, यही तो अमेरिका का सिस्टम है, फर्स्ट पास द वोट, मतलब जिसकी मेजॉरिटी उसकी सारी सीटें। जैसे 55 कैलिफोर्निया में थी, मेजॉरिटी किसकी हो गई? रिपब्लिक की हो गई, 30 सीटें। माइनॉरिटी में कौन है? डेमोक्रेटिक, 25 सीटें। होना तो कायदे से ये होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक के 25 मिल जाएं और रिपब्लिक में 30 मिल जाएं, जैसा इंडिया में होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका कहता है कि 55 की 55 सीटें अब हम मेजॉरिटी वाले को दे देंगे। मतलब यहाँ पे अनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पे फर्स्ट पास द वोट सिस्टम चलता है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मेजॉरिटी उसकी सारी सीटें, मतलब एक भी सीट नहीं तुम्हें मिलेगी। ये बड़ा खतरनाक सिस्टम है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, समझे? ये तो हो गया अमेरिका की पॉलिटिक्स का सिस्टम। और
इसी तरीके से जो है पूरे अमेरिका में हर स्टेट पे सीटें निकलती हैं। और सीटों का बंटवारा कैसे होगा? या तो वो डेमोक्रेटिक को मिलेंगी, या तो वो या तो वो जो है डेमोक्रेटिक को सीटें मिलेंगी, या तो जो है रिपब्लिक को सीटें मिलेंगी। मतलब एक स्टेट पे या तो डेमोक्रेटिक जीतेगा या रिपब्लिक जीतेगा। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों नहीं जीत सकते। ये है अमेरिका का सिस्टम। तो इस सिस्टम के अनुसार अगर बात की जाए तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पास द वोट का मतलब क्या है। मतलब एक राज्य में एक ही पार्टी जीतती है जो मेजॉरिटी में होती है, उसी को सारी सीटें मिल जाती हैं, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिलता है। यही सिस्टम कहलाता है फर्स्ट पास द वोट सिस्टम। और ये 50 राज्यों में, 50 स्टेट में, 50 स्टेट में होता है। जबकि इसका मतलब फिर क्या है? मार्जिनलिटी बिग और स्मॉल स्टेट में। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वो सब फोकस करते हैं बड़े राज्यों पे। आप कहोगे ऐसा क्यों? अगर आपको जरा से भी मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि छोटे स्टेट से उनको क्या मिलेगा। छोटे स्टेट में ज़्यादा 5 सीटें होंगी, 10 सीटें होंगी, तो 5-10 सीटों का हम क्या करेंगे? बड़े स्टेट पे कब्जा करो। जैसे कैलिफोर्निया, ये जैसे बड़े कैलिफोर्निया, टेक्सास, इन बड़े शहरों को, इन बड़े स्टेटों को जो जीत लेता है वो कहलाता है किंग। क्यों? ऐसा क्यों है? इसी को कहते हैं कि मार्जिनलिटी सबसे ज़्यादा बड़े स्टेटों में होती है, क्योंकि बड़े स्टेट को जीता तो ज़्यादा सीट मिलेंगी, छोटे स्टेट को जीता छोटे में क्या मिलेगा। इसलिए ज़्यादा फोकस कहाँ रहता है? बड़े स्टेटों में, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनलिटी हाई है। वहाँ पे जीत गए तो ज़्यादा सीटें एक साथ मिल जाएंगी, और छोटे में जीते को फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे कम है। तो मार्जिनलिटी जो सीटों की है वो हाई रहती है। बड़े स्टेटों में लोग ज़्यादा जीतने का प्रयास करते हैं बड़े स्टेटों में, जबकि छोटे स्टेटों में जीतने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब बड़ा स्टेट ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि वहाँ पे सीटें ज़्यादा होती हैं, छोटा स्टेट कम महत्व रखता है क्योंकि वहाँ पे सीटें कम होती हैं। और बड़े स्टेट में हर कोई चाहता है कि यहाँ की सारी सीटें हमें मान ले जाएं। समझे? तो ये कितना आसान सिस्टम था अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। तो यहाँ पे जो है मैं एक बार इसे साफ कर लेता हूँ। एक बार मैं जो हूँ, वैसे तो मैंने जिस प्रयास से पूरा समझाने की कोशिश किया है आप समझ गए होंगे, बट फिर भी जो है मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, बहुत शार्ट में कर देता हूँ। इसका मतलब देखिए क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के मान लीजिए 50 स्टेट हैं। उन 50 स्टेट में मैंने आपको बताया कि टोटल जो मेंबर होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुछ होते हैं और सीनेट में होते हैं। सीनेट के 100, इसके 435, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जैसे अमेरिका की राजधानी आप सुने होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी है, जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं। इसको भी जो है एक नॉन स्टेट के तौर पे, मतलब स्टेट है भी नहीं भी है, नॉन स्टेट के तौर पे जो है इसको दर्जा दिया गया है कि इसने भी कहा कि हमें भी जो है यूनियन टेरिटरी की तरह से देखा जाए। जैसे इंडिया में दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी होती है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जहाँ पे लैंड और लॉ जो है सेंटर के पास रहे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने कहा कि हमारी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और मैं आपको बता दूं वाशिंगटन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ये दोनों अलग अलग दूर दूर पड़ते हैं। तो डीसी ने कहा कि हमें एक यूनियन टेरिटरी कुछ तो दे दो, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो फाइनली जो है 2 सीटें सीनेट के नाम से और 1 सीट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी कि डीसी को एज ए नॉन स्टेट, स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट ऐसे दे दी गई हैं। तो अब ये जो है 3 डीसी की बन जाती हैं, तो ये कहलाती हैं 538। और इन 538 सीटों में 270 की मेजॉरिटी जिसके पास होती है वो बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो अब आप समझे कि 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट में एक स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में टोटल सीटें हैं 54, जिसमें 52 + 2 दोनों है ना बंटवारा, और 53 + 2, यानी कि कैलिफोर्निया में जो है वो 53 सीटें 1 पार्टी को ही मिलेंगी। नो सेकेंड पार्टी।
एक सीट भी सेकंड पार्टी को नहीं मिलेगी। और वन पार्टी को ही सारी सीटें क्यों दे दी जाती हैं? क्योंकि ये होती है मेजॉरिटी में और ये होती है माइनॉरिटी में। यानी कि बड़े स्टेट में ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अगर उसमें जरा सा भी हमने 51% कर दिया, 51% कर दिया सीटों को, तो वो सारी सीटें हमारे कब्जे में। यानी कि बड़े स्टेटों को ज़्यादा जीतने पे ध्यान रहता है, छोटे स्टेट को जीतने में कम ध्यान रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि छोटे स्टेट डेवलपमेंट कम होते हैं, बड़े स्टेट ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाते हैं। ये इसका नुकसान भी है, समझे, पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो है, जैसे मान लीजिए अब 50 स्टेट में से हमें नहीं पता कि कितने भी स्टेट जीते, हमें उससे लेना देना नहीं है। 50 स्टेट में से मान लीजिए रिजल्ट निकला, अंत में टोटल कैलकुलेट कर करा करके रिजल्ट निकला कि इस बार जो है 51% यानी कि 270 सीटें यदि ए पार्टी को मिली हैं, 270 सीटें अगर ए पार्टी को मिली हैं और 49% सीटें बी पार्टी को मिली हैं, तो प्रेसिडेंट बन जाता है 51% वाला। लेकिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा झमेला है। वो कौन सा झमेला है? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पास द वोट सिस्टम है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मेजॉरिटी उसकी सरकार। ये तो हर सरकार में होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा खास इसलिए है क्योंकि अमेरिका में बचे वाले लोगों को कुछ नहीं देखा जाता। माइनॉरिटी वाला भी तो होता है, माइनॉरिटी वाला भी तो होता है। ऐसे एक बार की बात है हिलेरी क्लिंटन के बारे में। कभी एक ज़माने में रही हैं, मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ी थी, तो उसमें क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन का था। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेज क्लिंटन हिलेरी, इनके बीच में मुकाबला हुआ था। तो मैं आपको जान के बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े बताऊंगा कि जो है जीती तो हिलेरी क्लिंटन थी, क्लिंटन हिलेरी जीती थी, लेकिन जीत कौन गया? डोनाल्ड ट्रंप। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो जाता है कि अमेरिका का सिस्टम बहुत बेकार है। मतलब मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, गलती से निकल गया। मतलब उसके सिस्टम के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले थे, अगर माइनॉरिटी को भी जोड़ा जाए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी को अगर जोड़ा जाए, तो क्लिंटन हिलेरी के वोटों का जो परसेंटेज था, मुझे परसेंटेज याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही नकली लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ आ सके। क्लिंटन हिलेरी का परसेंटेज था 54%। माना है आपके समझाने के लिए। क्लिंटन हिलेरी का परसेंटेज जो वोट का था, ये किसको मिला के था? माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी। क्योंकि उन्होंने क्या जोड़े हैं? माइनॉरिटी मेजॉरिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी। लेकिन अमेरिका में माइनॉरिटी को कोई जगह ही नहीं है। माइनॉरिटी वाले के वोट तो सीधे मेजॉरिटी पार्लियामेंट में डाल दिए जाते हैं। तो अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को मिला के देखें, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली हो रहा होगा, तो क्लिंटन हिलेरी के वोट थे 54% और डोनाल्ड ट्रंप के वोट थे 46%। अगर हम माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को मिलाकर देखें, लेकिन अमेरिका में माइनॉरिटी को तो जगह ही नहीं है स्टेट में, वहाँ तो बस मेजॉरिटी वाले को सारे वोट दिए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को जीता। मतलब इनकी माइनॉरिटी वो उससे लेना देना नहीं है। मतलब इनकी जो है माइनॉरिटी में, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में क्लिंटन हिलेरी की 54% क्यों आए हैं? क्योंकि हो सकता है किसी स्टेट में इतना फर्क हो कि 51 डोनाल्ड ट्रंप 49 क्लिंटन हिलेरी, 51 डोनाल्ड ट्रंप 49 क्लिंटन हिलेरी। फर्क तो थोड़ा ही सा है। मतलब उन 49% जनता की उम्मीदों को आपने लात मार दिया एक बार में और आपने 51 वाले को जिता दिया। तो ये है अमेरिका का सिस्टम। तो क्लिंटन हिलेरी अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी टोटल जोड़ा जाए तो क्लिंटन हिलेरी के वोट ज़्यादा थे 54%, डोनाल्ड ट्रंप के कम थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को विन किया। वो स्टेट में मेजॉरिटी में आए, स्टेट मेजॉरिटी में आए। तो स्टेट में मेजॉरिटी आने के कारण डोनाल्ड ट्रंप का हो गया 51%। डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेट्स हो गए 270, मतलब सॉरी 51% हो गए, और क्लिंटन हिलेरी का हो गया 49%। इसलिए क्लिंटन हिलेरी हार गई। मतलब यदि हम अनुपात के उसमें देखें कि वोटिंग जो जनता ने की है, उस हिसाब से तो क्लिंटन हिलेरी जीत रही थी। लेकिन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो
माइनॉरिटी को जगह नहीं देता है, उसके हिसाब से जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो कितना अजीब सिस्टम है अमेरिका के प्रेसिडेंट का। और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और फिर भी जो है अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। मैं एक में 60 में आपको फिर समझा देता हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है एक स्टेट से, अगर कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में 55 सीटें होती हैं, उन 55 सीटों में अगर एक व्यक्ति को 20 वोट प्राप्त होते हैं और एक व्यक्ति को 35 वोट प्राप्त होते हैं, एक व्यक्ति को 20 वोट प्राप्त होते हैं, एक व्यक्ति को 35 वोट प्राप्त होते हैं, तो उस 20 वोट को जो है कोई अहमियत नहीं मिलेगी। उस 20 सीटों पे जो है बैठा दिए जाएंगे 35 सीट की जो पार्टी थी, जो 35 सीट जीती थी, उसी के दे दिया जाएगा वो 20 वोट, यानी कि 55 वोट, यानी कि 55 वोट पूरे किसको दे दिए जाते हैं? मेजॉरिटी वाले को। ये दुविधा है अमेरिका में। लेकिन अगर वही 20 वोट माइनॉरिटी वाले, अगर उनको हम कायदे से जोड़ते चले जाएं उस पार्टी के, तो वो पता चला हो सकता है ज़्यादा हो जाए, मेजॉरिटी में हो जाए। जैसे क्विंटन हिलेरी तो ऐसे ही जीत रही थी। क्विंटन हिलेरी जो है वो वोटों से जीत रही थी, वोटों को अगर काउंट करोगे। लेकिन ये अमेरिका के संविधान के तरीके से जीत रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इन्होंने मेजॉरिटी ज़्यादा स्टेट में पाई थी, इसलिए इनको ज़्यादा वोट मेजॉरिटी के तौर पे मिल गए। लेकिन अगर वोटिंग जनता की देखोगे, वोटिंग जनता ने जो की है, भले वो माइनॉरिटी में रही हो, तो उस हिसाब से क्विंटन हिलेरी जीत रही थी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जीत रहे थे। कितना इंटरेस्टिंग वाकया है। फिलहाल मैंने आपको पूरी प्रोसेस की, आपको अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन समझाने में, अमेरिका का इतिहास समझाने में, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताने में। लास्ट कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको और बता दूं, फिर जो है ये हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होगा और बेहतरीन लेक्चर में से एक माना जाएगा। देखिए, तो अब जो बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे कुछ और अनसुने पहलू के बारे में। क्या? दरअसल अमेरिका का एक एक्ट है जिसका नाम है सबसे पहले तो हाँ, ये देखिए चौथे स्टेज में क्या हुआ, अभी तो मैंने पूरा बताया नहीं है, रुक जाइए। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया नेशनल कन्वेंशन होती है, ठीक है। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया इलेक्शन होता है जो 5 नवंबर 2024 को। स्टेप 4 में मैंने आपको बताया इलेक्टोरल, देखिए स्टेप थर्ड में जो है इलेक्टोरल कॉलेज, स्टेप 3 में डेलीगेट्स चुन चुके हैं। इलेक्शन में 538 मेंबर चुन चुके हैं। अब ये 538 मेंबर करेंगे क्या? कैसे प्रेसिडेंट अमेरिका का चुना जाएगा? तो ये 538 करेंगे कुछ नहीं, ये जो है चौथी स्टेप में इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे। ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि 538 लोग जिनको जनता ने चुना है, अब ये जनता के चुने हुए लोग जो है अमेरिका के जो है एक इलेक्शन, एक मतलब वोटिंग होगी, उसमें जो है वोट करेंगे जा कर के अपने प्रेसिडेंट को। मतलब इस 538 में कुछ डिवाइड हो जाएंगे रिपब्लिक की तरफ से, कुछ डिवाइड हो जाएंगे डेमोक्रेटिक की तरफ से। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जो अपने पार्टी होंगे उसी को तो वोट देंगे जा कर के। लेकिन इसमें लफड़ा ये हो जाता है कि ये फायदफुल जो ये कसम खा के आते हैं कि हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, ये बाद में पलट जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि 538 मेंबर में से कुछ होंगे, 538 मेंबर में जो है वो जो है उनको कहा जाता है कि आप जो है अपने प्रेसिडेंट को वोट दीजिए जा करके, अपने प्रेसिडेंट को वोट दीजिए जा करके। तो इसमें कुछ रिपब्लिक के भी होंगे जिन्होंने स्टेटों को विन किया होगा, स्टेट को विन किया होगा। याद रखिए, स्टेट को मेजॉरिटी में ही विन किया जाता है। तो मेजॉरिटी वाले जो होगा, हो सकता है किसी में मेजॉरिटी रिपब्लिक की भी रही हो, किसी में मेजॉरिटी डेमोक्रेटिक की भी रही हो। तो ये 538 में जो रिपब्लिक का होगा वो रिपब्लिक में वोट डालेगा जा करके, जो डेमोक्रेटिक का होगा वो डेमोक्रेटिक वाले प्रेसिडेंट को वोट डालेगा जा करके। और जो 270 वोट प्राप्त कर लेगा, जो 270 वोट प्राप्त कर लेगा वो बन जाएगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। जी हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं फैथलेस इलेक्शन। मतलब इसमें कई तो सख्त ऐसे होते हैं जो लड़े तो रिपब्लिक की तरफ से थे और वोट डाला है, पता चला डेमोक्रेटिक में, बीच में जैसे मामला मिल गया, रिश्वत मिल गई, घूस मिल गई,
तो वो लड़े तो रिपब्लिक की तरफ से थे, कसम खा के आए थे कि हम तुम्हारे में वोट डालेंगे, लेकिन बाद में जो है डेमोक्रेटिक में वोट डाल दिए, डेमोक्रेटिक के प्रेसिडेंट में वोट डाल दिए। तो ये अमेरिका में बड़ा विवाद का मुद्दा है और इस पर अभी तक कोई कानून भी नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है। और लास्ट स्टेप है, चूंकि जब ये जो है इलेक्टोरल कॉलेज अपने प्रेसिडेंट को चूज कर लेता है, वोट डाल देता है, उसके बाद जो है इसकी काउंटिंग की जाती है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा जब काउंटिंग की जाती है तो स्टेप 5 में होती है ओथ, यानी कि शपथ। अब ये जो शपथ का कार्यक्रम है ये पहले होता था 4 मार्च को, 4 मार्च को। अब ये शपथ का कार्यक्रम होता है 20 जनवरी को। 4 मार्च से कब शिफ्ट हो गया है? 20 जनवरी को। कैसे हम कह रहे हैं? कुछ सबूत है? तो सबूत भी है। इसका सबूत ये है कि 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 शायद जो है 20th अमेंडमेंट जो है वो इसके बारे में बताता है। 4 मार्च से 20 जनवरी अब शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, और 20वां संविधान संशोधन था वो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है लोगों के द्वारा कि लास्ट एंड फाइनल सवाल है और इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगा। सवाल ये है कि ये प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट चूज तो कर लिया, प्रेसिडेंट चूज तो कर लिया, लेकिन मान लो अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए या प्रेसिडेंट की मान लीजिए मृत्यु हो जाए, या मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है उस पर महाभियोग चल जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, तो उसकी जगह कौन लेगा और लेने का क्या तरीका होगा? तो इसके लिए भी जो है अमेरिका के संविधान में इसका प्रोविजन किया गया है। दरअसल अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने ये परंपरा चालू की थी कि अमेरिका में कोई भी 2 बार से प्रेसिडेंट ना बने, और उन्होंने रिटायर के ले लिया, बल्कि उनकी मृत्यु हो गई। तो अमेरिका में कोई भी 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। लेकिन एक बार की बात है, जैसा कि आपको तो पता हो, सेकेंड वर्ल्ड वार, रूजवेल्ट अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो 1933 से 1945 अपने कार्यकाल से ज़्यादा एक्सटेंड कर गए थे, जिसकी बात जो है कुछ लोगों को बुरी लगी कि ये तो प्रेसिडेंट हटा ही नहीं रहा है। उसके बाद जॉन ट्रूमैन आए 1945 में, और वो जो है उनकी भी मृत्यु हो गई थी शायद 1949 तरफ। तो अमेरिका के इतिहास में एक संविधान संशोधन किया गया और एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी अगर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है तो उसकी जो जगह को भरने व्यक्ति आएगा वो किस तरीके से आएगा उसका जिक्र करता है। तो अगर मान लो राष्ट्रपति मर जाता है तो उसकी जगह पे आता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वीपी। अगर वाइस प्रेसिडेंट मर जाता है तो उसकी जगह पे आएगा जो स्पीकर है वो आएगा। मान लो स्पीकर भी मर गया तो, और स्पीकर अगर मर गया तो उसकी जगह पे आएगा सीनेट का अध्यक्ष, सीनेट का स्थायी अध्यक्ष। और मान लो सीनेट का स्थायी अध्यक्ष भी मर जाए तो, या मान लो उसको कुछ हो जाए तो उसकी जगह कौन लेगा? तो उसकी जगह लेगा राज्य सचिव, राज्य सचिव। और मान लो राज्य सचिव भी चला जाए तो उसकी जगह कौन लेगा? तो उसकी जगह लेगा वित्त सचिव, यानी कि फाइनेंशियल सेक्रेटेरिएट, स्टेट सेक्रेटेरिएट, सीनेट। और यदि मान लीजिए वित्त सचिव भी चला जाए तो कौन जगह लेगा? तो लेगा युद्ध सचिव। तो ये अमेरिका में जो है पूरा एकदम प्रोफार्मा तैयार है कि एक के बाद कौन आएगा उसकी जगह कौन लेगा। तो इस तरीके से जो है अमेरिका का इस तरीके से सिस्टम वर्क करता है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ऐसा वीडियो यदि आपने अगर कहीं यूट्यूब पे देखा हो तो हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल मैंने चेक करके इस वीडियो को बनाया था कि इस पर भी कोई टॉपिक बना नहीं था, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। और वीडियो मैंने आपको सारी बातें अमेरिका की, ये मान लीजिए आप आधा कॉन्स्टिट्यूशन जान चुके हो। ऐसे ही मैंने एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कंटेंट मिलेगा, बकवास नहीं। थैंक यू।